अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी अपना हाल अहवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल की फरमाइश हमसे की है मासूम लड़की ने। नावल का नाम है बोल कफारा क्या होगा। मुसन्निफा है महरीन सईद। किस्त नंबर 4। खिजर इब्राहिम को सांप सूंघ गया था। आज उसकी आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखी थी खिजर ने। वो न जाने कब तक स्क्रीन को घूरता रहा था। नवाल ने उसे कुछ भी कहने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या कर गया था वो। नवाल, बालों में हाथ फेरते खिजर ने पुकारा। खिजर आंखें बंद किए ही उसने भी पुकारा था और तभी घड़ी ने टन टन की आवाज दी जहां 11 बज चुके थे। मतलब टेस्ट शुरू हो गया होगा और नवाल के दिल में दर्द सा उठा। एक और जुर्म खिजर इब्राहिम के खाते में जमा हो गया था। एक और गलती का कफारा खिजर इब्राहिम को अदा करना था। एक और जुर्म, एक और गलती, एक और जिम्मेदारी। उसका टेस्ट था आज। उसने और नवाल ने मिलकर तैयारी की थी और उसने नवाल से कहा भी था कि वक्त पे पहुंच जाना। वो क्यों नहीं आई, वो यही सोचती घर में दाखिल हुई थी। माम और आपी मोबाइल को देख के मुस्कुरा रही थी। मतलब आज फिर से आरेज मुस्तफ़ा कॉल पे था। वो अंदर दाखिल हुई। अरे आ गई बीरा। बीरा लो, आरेज पूछ रहा था तुम्हारा। मॉम ने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया। टेस्ट कैसा हुआ। मॉम और आपी तक जब वो पहुंची दोनों ने पूछा था। अच्छा हो गया, उसने मुस्कुरा के कहते आपी से मोबाइल पकड़ा था जहां वो मुस्कुरा के उसे देख रहा था। कैसी हो, सलाम का जवाब देके उसने पूछा था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उसने बैग सोफे पर रख के खुद के लिए जगह बनाई और बैठते हुए पूछा। कैसा लग रहा हूँ, वो बालों में हाथ फेरता उससे पूछ गया। अबीरा ने उसे सरता पैर देखा। ब्लू पैंट पे व्हाइट शर्ट, ऊपर ब्लैक अपर। वो माहौल पे छाया हुआ था। लंदन तो बहुत जल्दी रास आ गया आपको, काफी से ज्यादा हैंडसम। अबीरा ने उसे छेड़ा। वो खिलखिला के हंसा था उसकी बात पे, जैसे मजाक उड़ाया हो। न जाने क्यों लेकिन अबीरा को ऐसा ही महसूस हुआ था। और भी बहुत कुछ रास आ गया है मुझे मिस अबीरा मलिक। एकदम संजीदा होते उसने कहा तो अबीरा की भी मुस्कुराहट सिमटी। उसने आपी को देखा जो पास बैठी आरेज की बात पे मुस्कुराई थी। माम तो अबीरा के लिए पानी लेने जा चुकी थी। आप कब तक वापस आ रहे हैं। उसने बात पलट दी थी और फिर 2 मिनट बात करके उसने आपी की तरफ बढ़ा दिया था मोबाइल। ये आरेज मुस्तफ़ा उसे बदला बदला सा क्यों लगता था। नहीं, बदला बदला नहीं, बदला लेने वाला बदला। अबीरा ने अपनी सोच की नफी की और ऊपर जाते हुए नवाल को सोचने लगी। वो बेड पे बैठी थी। आज उसकी सोशल मीडिया पे कोई अपडेट नहीं थी, वरना पिछले 3 साल से वो उसे स्टॉक कर रही थी। और वो काफी से ज्यादा सोशल था क्योंकि उसे अपनी डिग्री के बाद अपने कैरियर का आगाज एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने से करना था। इसीलिए सोशल होना उसके करियर की डिमांड थी। कुछ गलतियों के कफारे हमें अदा करने होते हैं, चाहे जितना ही क्यों ना भाग लें हम। वो गलतियां हमारे पैरों की जंजीर बन जाती हैं और फिर सिर्फ हम नहीं, हमसे मुंसलिक कई लोग हमारी गलतियों के कफारे अदा करने में खो से जाते हैं। अपने दिल की मान लेना अच्छा होता है, लेकिन हर बार नहीं। नफ्स पे काबू पाना, किसी दूसरे के मशवरे पे अमल करना भी बहुत अहम होता है। नहीं तो गलतियों के कफारे अदा करते तकलीफ का मरहला मुश्किल हो जाता है। ये खिजर इब्राहिम की कुछ देर पहले की अपडेट की गई पोस्ट का कैप्शन था। नवाल ने वो कैप्शन बहुत बार पढ़ा। उसके नीचे हमेशा वाले कमेंट हर कोई खुद से रिलेट कर रहा था और नवाल जानती थी वो किस बारे में बात कर रहा था। उसने अभी अपने करियर का आगाज नहीं किया था। वो खुद पे मेहनत कर रहा था और इस मेहनत और मुकाम के चक्करों में उसने क्या कुछ नहीं खो दिया था। नवाल ने सबसे पहला कमेंट पिन देखा था और वो हमेशा की तरह टीना का था। न जाने कौन थी ये टीना, लेकिन खिजर की पोस्ट पर सबसे पहले रिएक्ट वही करती थी। उसी का कमेंट पिन होता था और फिर वो अक्सर खिजर के साथ तस्वीरों में भी थी। और नवाल को उसका कमेंट देख के गुस्सा आया। वो मोबाइल बंद करके एक बार फिर से रोने को तैयार बैठ गई थी। अबीरा का नाम लिस्ट में नहीं आया था और नवाल ने तो ऐसे ही टेस्ट नहीं दिया था। इसी चक्कर में वो अपना एक और साल जाया कर चुकी थी। लेकिन वो थी कि न जाने क्यों अब खुद से ज्यादती कर रही थी। एक वो था उसका ख्वाब पूरा करने को लंदन बैठा था और वो थी उसके ख्वाब को रौंद चुकी थी, न जाने क्यों। लेकिन खिजर के मामले में वो बहुत जिद्दी थी। 4था साल था उसे वहां गए और ये बात वो जानती थी कि खिजर की डिग्री पूरी हो गई है। आज कल तक वो वापस पाकिस्तान आ जाएगा, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसने सोचा। बेड पर बैठी वो पिछले 4 सालों के बारे में सोच रही थी और फिर सर झटक कर उसने अपनी असाइनमेंट की तरफ ध्यान दिया। उसका और अबीरा का एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। बाबा कितने दिन उससे नाराज रहे थे, लेकिन वो ठहरी उनकी लाडली मना चुकी थी उन्हें। हारिब ने जैसे उसे कता ताल्लुक कर लिया था, लेकिन अब नवाल को फर्क नहीं पड़ता था।
شاید وہ بڑی ہو گئی تھی یا شاید اب وہ کسی پر انحصار کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ 4 سال، پورے 4 سال بعد اسے دیکھنا تھا۔ پیارا تو وہ ہو گیا تھا۔ بیرا نے اسے دیکھا تھا بار بار موبائل پر، لیکن روبرو دیکھنے کی خوشی ہی الگ تھی۔ اور پھر وہ دور سے ہاتھ ہلاتا نظر آیا۔ بلیک پینٹ پہ کھلی گلے والی ڈھیلی سی شرٹ، بالوں کو کئی جگہ سے گولڈن کلر کیے، وائٹ جاگرز۔ اپنا بیگ دھکیلتا وہ مسکراتا ان کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ پھر مام آگے بڑھی۔ ابیرا کو وہ اچھا لگ رہا تھا، پہلے سے زیادہ اچھا ہو کے آیا تھا وہ۔ اچھا نہیں پیارا، ابیرا کے دل نے گواہی دی اور وہ اپنی سوچ پہ خود ہی مسکرائی۔ وہ آپی سے مل کے اس کے سامنے آیا۔ ابیرا پہلے قد میں اس سے چھوٹی تھی، اب تقریباً اس کے برابر آ رہی تھی۔ بڑی ہو گئی ہو تم، ایک طرف سے اسے اپنے ساتھ لگا کے پہلا کمپلیمنٹ ملا تھا اسے۔ وہ مسکرا کے رہ گئی اور پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان دونوں کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ نوال اور ابیرا نے یونی جانا شروع کر دیا تھا اور دوسری طرف وہ بھی آج پہلے دن ملک صاحب کے آفس جا رہا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں بیرا، وہ اپنا بیگ لیے باہر کی طرف بڑھی تو آریز نے پیچھے سے آتے کہا۔ وہ مڑی اور رک گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا آیا اور موم اور بریرا سے مل کے اس کی طرف بھاگا۔ آریز ناشتہ، آپی بریرا نے پیچھے سے پکارا تھا۔ وہاں کچھ کھا لوں گا، ڈونٹ وری، وہ اسے بتاتا ابیرا کی طرف بڑھ گیا۔ ابیرا مسکرائی، وہ نہیں بدلا تھا۔ آج بھی اسے ابیرا کی زیادہ فکر تھی، نہ جانے کیوں، لیکن ابیرا کا دل خوش فہم ہوا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک بات کہوں؟ ابیرا نے اس سے پوچھا۔ شیور، اس نے موڑ کاٹتے جواب دیا۔ آپ کافی بدل گئے ہیں، بیرا نے کہا تو اس نے کار ایک دم روکی۔ مطلب؟ وہ اس کی طرف گھوما۔ مطلب کہ آپ، ابیرا نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ کار سٹارٹ کرنے لگا۔ پیارا ہو گیا ہوں، مسکراہٹ دباتے اس نے پوچھا۔ اب ایسا تو نہیں کہا میں نے، ابیرا نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ تمہاری ستائشی نظریں کہہ رہی ہیں، اس نے کانفیڈنس سے کہا تو ابیرا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ میرا ایسا مطلب نہیں تھا، وہ گھبرا گئی۔ آریز کہا لگا گیا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، ابیرا نے غصے سے کہا تھا۔ ہاں جی، وہ شرارت سے مان گیا۔ ابیرا نے منہ بنا کے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ آریز نے مسکراہٹ دباتے کار اس کی یونی کے سامنے روکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے حیران ہونا ہے یا افسوس کرنا ہے یا پھر خوش ہونا ہے۔ خوش آپی کے لیے اور افسوس اپنے اس دل کے لیے جو اب آریز مصطفیٰ کے لیے دھڑکنا شروع کر رہا تھا۔ آپ میری خواہش نہیں ہے، اس کے کانوں میں اپنا بولا گیا جملہ گونجا۔ آپی بریرا خوش تھیں اور آریز، وہ اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ موم آپی کا اور آریز کا چہرہ چوم رہی تھی۔ آریز نے مڑ کے اسے دیکھا، وہ اس سے دور کھڑی تھی۔ اس کی طرف قدم بڑھا کے آریز ایسے کھڑا ہوا کہ ابیرا کو اب موم اور آپی نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف آریز تھا جو اس کے سامنے تن کے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہاری خواہش نہیں تھا، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ ابیرا کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی خواہش بن چکا تھا، تب سے جب سے وہ چلا گیا تھا، یا شاید تب سے جب سے وہ واپس آیا تھا، بدل کے۔ نہیں، وہ پسند اسے شروع سے تھا، دل کو اب پسند آیا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی، بول نہیں پائی۔ مبارک نہیں دو گی؟ وہ جھک کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ بریرا ان دونوں کی طرف بڑھی۔ وہ خوش تھی، اتنا کہ اس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ ابیرا کی زبان آپی کی خوشی دیکھ کے تالوں سے چپک گئی، لیکن آریز مصطفیٰ اس کی زندگی کا پہلا خسارہ بن چکا تھا۔ آپی تو بچپن میں بھی اس سے وہ چیز چھین لیا کرتی تھی جو اسے پسند آتی تھی، لیکن آریز مصطفیٰ کیا اس کے لیے اتنا غیر اہم تھا کہ وہ آپی کو آسانی سے دے دیتی؟ شاید ہاں، شاید نہیں، یقیناً وہ آپی کے لیے چپ کر سکتی تھی، اور وہ کر گئی تھی۔ حارب اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ نوال، دروازہ کھولو، اس نے پھر سے کھٹکھٹایا۔ جواب نہ دارد۔ اس نے لمبا سانس خارج کیا۔ نہ جانے وہ اتنی عجیب کیوں ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اس کے سامنے بیٹھی اسے سوال سمجھ رہی تھی۔ ایک ہی بات وہ اسے 10 بار بتا چکا تھا، لیکن نہ جانے اس کا دھیان کہاں تھا جو اسے حارب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ذرا سے ڈانٹا اور وہ جو پہلے ہی برے موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی، بھاگ کے کمرے میں بند ہو گئی۔ حارب اب اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، ناکام کوشش، کیونکہ جانتا تھا وہ نہیں مانے گی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ حارب کی جگہ اگر خضر ہوتا تو اسے فوراً پتہ چل جاتا کہ آج نوال پریشان ہے، اور وہ اسے کبھی نہ ڈانٹتا جیسے حارب نے ڈانٹا۔ وہ خضر نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ پھر سے دروازے سے لگی نیچے کو بیٹھ گئی۔ آنکھیں بند کی تو آج یونی میں ہوئی ابیرا کے ساتھ اپنی گفتگو سے یاد آ گئی۔ آریز اور آپی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ وہ ابیرا کو دیکھ رہی تھی۔ ابیرا نے اسے نہیں دیکھا۔ کچھ کہنا تھا کیا؟ لیکن کیا؟ نوال کو سمجھ نہیں آئی۔ ابیرا اسے بتا رہی تھی کہ وہ چپ رہے گی کیونکہ شاید اللہ کی یہی رضا تھی، اور اتنا کہتے ہی اس کی آنکھوں کے کونے تیزی سے بھیگے تھے۔
نوال وہ میری خواہش نہیں تھا، عبیرہ نے کہا۔ نوال پہلے سے جانتی تھی، لیکن وہ میری خواہش بن گیا ہے۔ عبیرہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ عریض مصطفیٰ میری زندگی کا پہلا خسارہ ہے نوال۔ میں قبول کرنا چاہتی ہوں اللہ کے اس فیصلے کو، لیکن نہیں ہو رہا نوال۔ نوال سن بیٹھی تھی، عبیرہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ نوال نے آنکھیں کھول دی، اسے بہت رونا آیا، لیکن اٹھی اور 2 منٹ تک وہ واش روم سے وضو کر کے آئی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، سورج کی دھیمی سی تپش باقی تھی، کھڑکی سے چھن کے آتی روشنی میں وہ اللہ کے در پہ بیٹھی تھی۔ عبیرہ کے لیے صبر مانگنا تھا، آج کی پوری دعا صرف عبیرہ کے لیے کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل کو گویا سکون حاصل ہوا تھا، لیکن ایک کمی تھی جو شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لیے موبائل لیے وہ بیٹھی تو خضر کا یوٹیوب چینل کھول لیا۔ آخری ویڈیو اس کی آدھے گھنٹے پہلے کی تھی، تب کی جب اسے حارب نے ڈانٹا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو پلے کر دی۔ جیسے ہی اس نے اسکرین پہ ٹچ کیا، خضر ابراہیم کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، نوال کے دل نے گواہی دی۔ وہ کسی کانفرنس میں موجود تھا، اس کے نام کی گونج میں وہ اٹھ کے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ تالیوں کے شور میں اسے پہلی بار نوال اسٹیج کی زینت بنا دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ دل نے اس کے ہمیشہ کامیاب ہونے کی دعا کی، جبکہ دماغ کا پورا فوکس اس وقت اسکرین پہ نظر آتا خضر تھا۔ میں نہیں جانتا میں یہاں اس وقت یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا لگ رہا جیسے کوئی اس وقت یہ الفاظ سننا چاہتا ہے۔ اس نے ایک کوہنی ڈائس پہ جمائی، دوسرا ہاتھ پاکٹ میں تھا جو کہ ڈائس کی اوٹ میں چھپ سا گیا تھا۔ اللہ کی مصلحت کو سمجھنا بہت مشکل سا لگتا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ وہ سارے جہاں کا مالک و مختار ہے، ہر چیز پہ قادر۔ ایک طرف وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا پہ اس کی حکومت ہے، اسی کی چلے گی۔ دوسری طرف وہ ہمیں دعا مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ مجھے آج تک اس کی مصلحت کی عین وقت پہ سمجھ نہیں آئی، آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ وہ ایک طرف چیز دے کے چھین لیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں صبر کرنے کو کہتا ہے۔ ایک طرف اپنی مرضی چلاتا ہے تو دوسری طرف ہم سے کہتا ہے کہ وہ اس کی رضا میں راضی رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اس کی مصلحت سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے کوئی اور دوبارہ پیدا ہو کے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے فیصلے منواتا ہے تو کئی فیصلوں میں میری بھی سنتا ہے۔ اس سے زیادہ قریب میں نے آج تک کسی کو نہیں پایا۔ وہ چھین لینے پہ قادر ہے تو بن مانگے دے دینے پہ بھی قادر ہے۔ میں نے اس سے زیادہ رحیم کبھی کسی کو نہیں پایا۔ مجھے یہاں اس کانفرنس میں بولنے کا پہلا موقع دیا گیا ہے اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اسی کا عنوان منتخب کیا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر وہ مجھے نہیں بھولا تو میں بھی اسے کبھی نہیں بھولا۔ اگر وہ مجھے آگے رکھتا ہے تو میں بھی اسے آگے رکھنے کی تگ و دو میں ہلکان ہوا جاتا ہوں۔ وہ مجھے عطا کرتا ہے تو میں بھی اس کا شکر کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے چھین لیتا ہے تو میں بھی صبر کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ نوال کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا، دل اس کے لفظوں پہ تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ اس کے خاموش ہونے پہ 2 منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد ایک طرف سے کسی نے اس کے بولنے کے شہر سے باہر آتے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں تو ایک دم پورا حال کھڑا ہو کے تالیاں بجانے لگ گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے سر خم کرتا ہوا اسٹیج سے اتر آیا۔ اس کا کامیابی کی طرف یہ پہلا قدم تھا۔ نوال نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے خضر نے بھی وہ ویڈیو دوبارہ دیکھتے یہ دل سے دعا کی کہ کاش یہ ویڈیو نوال تک ضرور پہنچی ہو۔ وہ اپنا آپ منوا چکا تھا، 3 سال اس نے اپنے کیریئر کو دیے تھے، دل تھا کہ بھاگ کے پاکستان جانے کو تیار تھا، لیکن اس نے خود کو روک رکھا تھا۔ دوسری طرف اس کا یونیورسٹی میں تیسرا سال تھا، حارب سے کم ہی ملتی تھی وہ اب، بابا سے رشتہ ویسا ہی تھا، جبکہ گرینڈ پا سے بھی وہ اب بہت کم ملتی تھی۔ عبیرہ نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا، دل کو سمجھا لیا تھا، آریز آپی کا نصیب بن چکا تھا اور وہ اپنے دل کو سمجھائے بہلائے روز کی روٹین میں چل رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہا تھا، کمرے کی حالت تھوڑی غیر تھی لیکن آج اسے پرواہ نہیں تھی کیونکہ آج وہ یہاں سے فائنلی جا رہا تھا، جہاں وہ تھی جسے دیکھے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ اس نے پاکستان میں کسی کو بھی اپنی آمد کا نہیں بتایا تھا، بتانا چاہتا تھا لیکن نہیں بتایا۔ سو یو آر گوئنگ، نسوانی آواز پہ اس نے مڑ کے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ فائنلی، اپنی شرٹ کو سوٹ کیس میں تقریباً ٹھوستے ہوئے وہ بولا۔ ٹینا کو اس کا لہجہ ہی بتانے کو کافی تھا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ ٹینا نے آگے آتے اس کے کمرے کو سمیٹنا شروع کر دیا، اس کی شرٹ کو ہاتھ میں پکڑے اس نے خضر کی پشت دیکھی جو کہ الماری سے اپنی چیزیں نکال کے بیڈ پہ پھینک رہا تھا۔ ٹینا نے اس کی شرٹ اپنی ناک کے قریب کی، اس کے کلون کی خوشبو اندر اتارتے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جکڑ لینے کی طاقت تھی اس خوشبو میں۔
टीना ने वो शर्ट अपनी कमर पे छुपा ली और उसे देखती वो ऐसे ही पीछे को जाती बाहर की तरफ बढ़ी और कमरे के दरवाजे में जाके उसकी पुश्त को देखती तेजी से मुड़ के भाग गई। जबकि खिजर ने एक बार फिर अलमारी को खंगाला। वो शर्ट जो नवाल की फेवरेट थी वो कहाँ गई, वो सोच रहा था, जबकि नवाल की पसंदीदा शर्ट टीना के हाथ चली गई थी। उसने मुड़ के देखा, वो वहां नहीं थी। टीना कहाँ गई, उसने सोचा और सर झटक के फिर से शर्ट का सोचा। क्या वो खो गई? वो नवाल से मुतालिक चीजें खो क्यों देता था? उसने खुद को सोचते मलामत की, लेकिन फिर पाकिस्तान जाने की खुशी इस कमी पे हावी हो गई। वो सबको सी ऑफ कर आया था, इसीलिए अपने अपार्टमेंट को ताला लगाता वो एयरपोर्ट के लिए निकला। सुबह से आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो बाबा के कमरे में झांकने गई। वो सो रहे थे। वो मुस्कुराती बाहर की तरफ बढ़ी। आज मौसम के तेवर अलग से थे। उसने अबीरा को अपने घर आने का कहा और किचन में पकोड़े बनाने चली गई। अबीरा के साथ उसका मौसम का मजा दोबाला। वो मुस्कुराती पकोड़े तल रही थी। दुपट्टे को एक तरफ कंधे से दूसरा सिरा कमर से निकाल के गिरा लगाए चेहरे के दोनों तरफ वो लटे लटक रही थी। पकोड़े डाइनिंग टेबल पर रख के साथ चाय के 2 कप रख चुकी थी जब दरवाजे पर घंटी बजी। अरे अबीरा आ भी गई, बड़ी फास्ट बंदी है। दिल में मुस्कुराती वो बाहर की तरफ बढ़ी। दुपट्टा सही करने की जहमत भी नहीं की थी उसने। मुस्कुरा के दरवाजा खोला तो सामने वाली हस्ती को देखकर उसके कदम जम गए थे। इस कहानी का तीसरा अहम हिस्सा नेहा और अदीब थे। नेहा की जिंदगी में एक नए इंसान शहरोज की आमद थी। वो उसे अलग सा लगता था और फिर वो उम्र के उस हिस्से में थी जहां लड़कियां खुली आंखों से ख्वाब देखती हैं, जहां किसी की भी एक नजर की सताइश आपका दिल धड़का सकती है। और ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। शहरोज की बार बार की आमद और उसके मानी खैज जुमले उसे एक अलग दुनिया में ले जाने लगे। मुस्कुराते दरवाजा खोलते वो यही सोच रही थी कि बीरा इतनी जल्दी आने वालों में से थी तो नहीं, लेकिन फिर भी उसे लगा कि अबीरा ही होगी। दरवाजा खोल के उसने मुस्कुरा के ऊपर देखा। बारिश हल्की थी, एकदम से बंद हो गई थी, या शायद उसे लगा कि बारिश रुक गई है। बिजली गरज रही थी और सामने वाले को देख के वो दरवाजे पे हाथ साकिल लिए खड़ी रह गई। 7 साल एक तवील अरसे बाद देखा था उसे। वो ब्लैक कोट को बाजू पे रखे, बाल सलीके से बनाए हुए, लेकिन बारिश ने वो सलीका खराब कर दिया था। व्हाइट शर्ट भीगी हुई थी, हाथ में हमेशा की तरह वॉच। वो सब भूल सकता था, वॉच नहीं। उसे निकाह वाले दिन के बाद नवाल ने आज देखा था। मुकाबिल ने नवाल को देखा। बाल कंधों से कमर तक आ गए थे। वो कॉलेज गर्ल से अब बड़ी लग रही थी। टेल पोनी की जगह कैचर लगा के बाल खोले हुए थे, जबकि नाक में लौंग चमक रही थी। शायद बारिश की वजह से गीली हो जाने की वजह से वो ज्यादा चमक रही थी। 7 सालों में ये पहली तब्दीली थी जो खिजर को नवाल में भाई थी। नवाल एक तरफ हो गई, उसे अंदर आने का रास्ता दिया था। खिजर को कतन यकीन नहीं आया कि वो उसे अंदर आने का रास्ता दे रही थी। उसे लगा था वो पहचानने से इनकार कर देगी, पहली बार देख लेने पे झपट पड़ेगी, लेकिन वो 7 साल पहले वाली नवाल को जानता था। आज वाली नवाल शायद उसके लिए एक मौमा थी, एक पजल, और पजल के टुकड़े जोड़ के ही वो कोई नतीजा निकाल सकता था। उसे लगा वो उसे धुतकार देगी, गुस्सा करेगी, सवाल पूछे। कटहरे में खड़े होने का वक्त नहीं हुआ था शायद। वो चुपचाप अंदर आ गई। वो भी खामोश था, उसके पीछे कदम बढ़ा गया। घर वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गया था। घर के मकीन शायद बदल गए थे। बाबा सो रहे हैं, उसकी तरफ टावल बढ़ाते नवाल ने बहुत आम से लहजे में बताया था। कोई तासुर, कोई नाराजगी, कोई अपनायत नहीं थी उसके लहजे में। डर लगा था खिजर को उससे। अपनों की नाराजगी से डर नहीं लगता, उनकी खामोशी से लगता है। खिजर को भी उसकी खामोशी से डर लगा था। क्योंकि वो लाउंज में बैठा इधर उधर देख रहा था तो शायद नवाल ने भांप लिया कि वो बाबा को ढूंढ रहा है। उससे टावल लेके खिजर ने अपने बाल खुश्क किए। सोफे पे टावल फेंक के वो अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल चुका था। वो किचन में जा चुकी थी। थोड़ी देर तक वो ट्रे उठा लाई, उसमें चाय थी। नवाल ने वो उसके आगे रख दी। खिजर ने इस बार उसे नहीं देखा। वो सर्द मेहरी का मुजाहरा कर रही थी। अजनबियत उसकी आंखों में बर्दाश्त ही नहीं हुई थी खिजर को। दिल एकदम उचाट हुआ था। उसका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर बार खिजर इब्राहिम की नहीं चलेगी, ये तो तय था। नवाल ने उसकी दाएं तरफ बैठ के मेज पर रखा मैगजीन उठा लिया। वो सोफे पे आगे को होके बैठा था। नवाल, मैं। खामोशी खटकने लगी तो 2 मिनट की खामोशी के बाद उसने अपनी सफाई देना चाही। नवाल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कितना मुश्किल था उसके सामने अपना भरम रखना। बाबा लेट ही उठेंगे, वो उसकी बात टोक के एकदम खड़े होते बोली थी, जैसे उससे कुछ ना सुनना चाहती हो। कम से कम कोई सफाई वो 7 साल वापस नहीं ला सकती थी जो वो उसके बगैर गुजार चुकी थी। खिजर ने उसे देखा। नवाल उसे ही देख रही थी। क्या नहीं था उसकी आंखों में?
آپ بیٹھ سکتے تھے لیکن سوری مجھے یونی کا کام کرنا ہے تو اپنے ہاتھ پہ بندی گھڑی کو دیکھ کے نوال نے اسے کہا تو وہ کھڑا ہو گیا اور نوال کا دل اس کے کھڑے ہونے پہ ہی بیٹھ گیا۔ اپنا کوٹ جھک کے پیچھے صوفے سے اٹھایا، اس کے پاس سے بغیر دیکھے وہ چلا گیا۔ نوال نے ایک بار اس کی پشت دیکھی اور دوسری بار مڑ کے وہ چائے کا کپ جو وہ چھوڑ گیا تھا، اور تیسری چیز تھی اس کی گھڑی جو شاید اس نے گیلی ہو جانے کے بعد اتاری ہوگی۔ اپنی چیزیں وہ اکثر نوال کے پاس ہی چھوڑ جایا کرتا تھا اور ساتھ ہمیشہ کی طرح وہ نوال کا سکون لے گیا تھا۔ نوال نے ڈائننگ ٹیبل پہ 2 چائے اور پکوڑے دیکھے جو وہ بیرا کے لیے لائی تھی اور پھر خضر کی چائے اٹھا لی۔ وہ تو ہمیشہ ہی چلا جایا کرتا تھا، اب تو عادت سی ہو گئی تھی اس کے چلے جانے کی۔ نوال نے خود کو تسلی دی، دل تسلی پہ آمادہ نہیں ہوا تھا، یہ وہ جانتی تھی، لیکن اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ یہ وہ پہلی ملاقات تھی جو ان کی 7 سال بعد ہوئی، طویل عرصہ مضبوط رشتہ، 7 سال۔ تم کافی سے زیادہ پیاری ہو گئی ہو، غصہ اچھا لگتا ہے تم پہ۔ ڈیڈ نے کہا تھا کوئی پسند آئے تو بتا دوں نا۔ وہ کرسی پہ آگے اور پیچھے کو جھول رہی تھی، جملے اتنے چھوٹے تھے لیکن اسے اس کے راستے سے ہٹا رہے تھے۔ ایک طرف امی ابو اور ادیب بھائی، ان کی عزت، ان کا مان، امی کے تانے، دادی کا لاڈلا پن، اس کے خواب، اور دوسری طرف شہریار کی پرسنالٹی، اس کے زبانی جملے، اس کی نظریں، اس کا پیار، نہ جانے کس کا پلڑا بھاری ہوتا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھی، کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ باہر ادیب دادی کے تخت پہ بیٹھا انہیں تنگ کر رہا تھا۔ دادی یار کیا ہو جائے گا، ایک دفعہ بس۔ وہ دادی کو کسی چیز کے لیے منا رہا تھا، اسے سکون نہیں آتا تھا جب تک وہ دادی کو تنگ نہ کر لیتا۔ قطعاً نہیں، دادی نے اسے گھورتے کہا۔ کیا یار، بے روزگار انجینئر نے منہ بنایا۔ ایک بار بس ڈارلنگ پلیز، وہ دادی کے قریب ہوا۔ امی کچن میں مسکراتے دادی اور پوتے کا پیار دیکھ رہی تھی۔ بھائی کی جگہ میں دادی کو تنگ کر رہی ہوتی تو اماں کا چمچہ مجھے 10 بار لگ چکا ہوتا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے مسکرا کے امی کو دیکھا، پھر وہ بھی باہر نکل آئی۔ نیہا کو دیکھ کے دادی مسکرائی اور اس کے لیے جگہ بنائی۔ بے روزگار انجینئر نے منہ بنایا تھا۔ دادی یار ایک بار کیا جائے گا، وہ اپنی بات دہرا رہا تھا۔ دادی نے اپنی چھڑی اٹھا کے اسے مارنا چاہا، وہ ایک دم بھاگ کے دور جا کھڑا ہوا۔ ہوا کیا ہے، نیہا مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ وہ جو دادی کے چھڑی مارنے پہ دور جا کھڑا تھا، یہ جو مہجبی ہے نا، مہجبی لفظ پہ نیہا نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ دور کھڑا دادی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مہجبی کہنے پہ دادی نے اسے گھورا، لیکن اثر کس کو ہو رہا تھا؟ یہ اپنے ان کا نام نہیں لے رہی، مجھے ان کے منہ سے نام سننا ہے ایک بار دادا حضور کا۔ وہ جذباتی ہی ہو گیا تھا جبکہ جانتا تھا کہ دادی کبھی بھی دادا کا نام نہیں لیتی تھی، تب بھی نہیں جب وہ زندہ تھے اور اب بھی جب وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ نیہا نے لاڈ سے دادی کے گرد حصار بنایا۔ دادی یار ایک بار نام ہی تو لینا ہے۔ نیہا کے حصار نے دادی کے بازوؤں کو باندھ دیا تھا تو ادیب بھی قریب آ کے بیٹھا۔ نہیں، دادی اپنی بات پہ بس ضد تھی، دونوں جانتے تھے وہ نہیں لیں گی۔ یار دادی 21ویں صدی ہے، یہاں تو اب لڑکیاں اپنے شوہروں کے نام لیتی ہیں۔ نیہا نے ان کے گرد سے حصار توڑ کے الگ ہوتے کہا۔ دادی پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں یہ 21ویں صدی ہے، لیکن اس 21ویں صدی کی ینگ جنریشن میں سے نہیں ہوں میں۔ مجھے پاس ہے اپنی روایات کا، کبھی اپنی ماں کو باپ کا نام لیتے نہ دیکھا، انہوں نے مسکرا کے بات ٹالتے کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ کچھ اور کہتے، شہروز آیا تھا، اس نے جھک کے دادی سے پیار لیا۔ نیہا غیر محسوس طریقے سے دادی سے دور ہوئی۔ شہروز نے جھک کے دادی سے پیار لیتے اس کا دور ہونا محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ادیب کے ساتھ ہی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی موجودگی میں نیہا نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس کی موجودگی میں کچھ غلط سا محسوس ہوتا تھا، کچھ ایسا جیسا کبھی ادیب کی موجودگی میں محسوس نہیں ہوا، کچھ ایسا کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ تھا جو غلط تھا، لیکن کیا؟ اوپر کی طرف جاتے شہروز کی پشت دیکھتے وہ سوچ رہی تھی۔ وہ پاکستان کی زمین پہ پیر رکھ چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کے اس نے ہوا اندر کو کھینچ کے لمبا سانس خارج کیا۔ کیا خضر کو بتانا چاہیے؟ نہیں، اس نے اپنی سوچ خود ہی بدل دی تھی۔ اسے سرپرائز دینا چاہیے، سوچتے وہ ایک ٹیکسی کی طرف آئی۔ شہروز آج بھی اس کے سامنے تھا، اس نے دیکھ کے دل کے ساتھ اس کی ٹانگیں بھی کانپ گئی تھیں۔ وہ نظر اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح وہ مسکرا رہا تھا۔ غصہ آیا تھا نیہا کو، اس پہ یا خود پہ پتہ نہیں، لیکن موڈ خراب ضرور ہو چکا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی آمد کبھی سکون کا باعث ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تم اگنور کر رہی ہو مجھے، اس کے پاس سے آگے گزرنے لگی تھی وہ جب اس نے نیہا کا بازو پکڑ کے روکا۔ ادیب گھر نہیں تھا اور یہ بات تو وہ جانتا ہی ہوگا، پھر بھی کیا کرنے آیا تھا وہ؟ نیہا نے اس کے ہاتھ پکڑنے پہ اسے تیکھی نظروں سے گھورا، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنی حد میں رہیں،
उंगली उठाते वो सख्त लहजे में बोली थी। शहरोज ने फौरन उसका हाथ छोड़ा था। सॉरी, वो हाथ खड़े करता गोया हुआ, आंखों में नरम तासुर था, लेकिन भाई और अब्बू वाला नरम तासुर बिल्कुल नहीं था। इस तासुर की बात ही अलग थी। वो उसे देखते अदीब से कंपेयर कर रही थी और फिर एक कदम आगे बढ़ी। कद में उससे छोटी थी वो। कभी कभी आपसे कद में छोटे लोग अकल में आपसे कई गुना बड़े होते हैं। वो भी उन्हीं में से थी। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपके इन फजूल से डायलॉग सुन के मैं पिघल जाऊंगी। मेरे घर के मर्दों का लहजा आपके लहजे से कई गुना ज्यादा नरम है। और मिस्टर शहरोज, अदीब भाई से कुछ नहीं छुपाती मैं। दोनों हाथ सीने पे बांधती वो शहरोज को शायद नहीं, यकीनन धमकी दे रही थी कि अगर वो बाज ना आया तो वो अदीब को बता देगी। सामने वाला जाहिरी तौर पर घबराया नहीं था, जबकि पसीने छूट चुके थे उसके। ठीक है, मॉम डैड आ जाएंगे रिश्ते की बात करने। वो सन ग्लासेस लगाता बाहर की तरफ बढ़ गया। वो सहन में ही खड़ी रह गई थी। अबीरा और वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी थी। सबसे पसंदीदा वक्त होता था उन दोनों का जब वो एक दूसरे के साथ होती। अबीरा, नवाल ने एकदम उसे पुकारा। वो जो किताब में मगन आलती पालती मार के बैठी लेस खा रही थी, उसके लहजे पे झटके से सर उठाया। वो नवाल उसे कुछ बताना चाह रही थी। अबीरा ने अबरू की जंबिश से पूछा था, क्या हुआ? मैं एक बात सोच रही थी। उसने आगे को होकर अबीरा का हाथ पकड़ लिया। ऐसा वो तब करती थी जब वो खुश ज्यादा हो या नर्वस। अबीरा, कितना मजा आएगा ना अगर। वो बात अभी मुकम्मल करती महविश धप से उनके साथ बैठी। नवाल, उसने फोन नवाल की तरफ बढ़ाया। ये देखो खिजर इब्राहिम की नई वीडियो। उसने दांत दिखाते ऐसे बताया जैसे खिजर ने वीडियो उसके लिए ही बनाई हो। नवाल ने अबीरा को देखा। बात दरमियान में ही रह गई थी। नवाल उसका हाथ छोड़ के पीछे होकर बैठ गई, लेकिन मूड खराब हो चुका था। उसे अपने पसंदीदा लोगों को बांटना नहीं आता था। उसके दिल ने कहा, पसंदीदा लोग अबीरा या खिजर? दिमाग ने फौरन पूछा था। उसने दिमाग और दिल दोनों को झिड़क दिया और महविश को देखा जो कि आगे होके अबीरा को खिजर की कुछ देर पहले की वीडियो दिखा रही थी। उसे गुस्सा आया था, अबीरा पे भी, महविश पे भी और खिजर पे भी। गुड इन मोटिवेशन, हाउ मच ही इज। महविश ने मोबाइल बंद करते कमेंट किया था। ही डजंट मोटिवेट, अबीरा ने नवाल को देखते हुए कहा। नवाल ने नजर उठा के उसे देखा। ही इंस्पायर्स, नवाल के मुंह से बेसाख्ता फिसला था। महविश ने जोरों शोर से सरस बात में हिलाया था, जबकि अबीरा ने नवाल की बेखुदी पे सर झुकाकर मुस्कुराहट रोकी थी और नवाल उसे तो जैसे एकदम चुप लगी थी। वो तीनों आज बहुत दिनों के बाद इकट्ठे बैठे थे। ग्रैंडपा सिंगल सोफे पे विराजमान थे, जबकि वो हारिब के साथ डबल सोफे पे बैठा था। घुटने पे दूसरा पैर, एक हाथ सोफे की पुश्त पे था और दूसरा टांग पे टांग वो मुसलसल हिला रहा था। जबकि ग्रैंडपा को हारिब ने चाय पेश की और उसकी तरफ उसका मग बढ़ाया, लेकिन वो जमीन पे किसी गैर मरई नुक्ते को घोरने में मसरूफ था। ओ हेलो, मग उसके सामने टेबल पर रख के हारिब ने उसके सामने चुटकी बजाई। वो एकदम चौंका था। क्या हुआ? हारिब उसके साथ बैठ के उसके घुटने पे हाथ रखे पूछ रहा था। नथिंग, आगे को होकर अपना मग उठाकर उसने हारिब को जवाब दिया। खिजर, इससे पहले कि वो मग उठाता एकदम किसी ने उसे पूरे जोश से पुकारा। उसने एकदम मुड़ के देखा। वो खुशी से हलकान होती दरवाजे में खड़ी थी। खिजर, वो बाजू फैला के ऐसे ही खुश होती उसकी तरफ बढ़ी। वो खड़ा हुआ, भी अपनी जगह पे खड़ा था कि वो भाग के आते उसके सीने लग चुकी थी। हारिब अभी बैठा ही था और ग्रैंडपा भी। दोनों की आंखें तकरीबन फटने की हद तक फैल गई थी। दोनों ने पहले खिजर के गले लगी टीना को देखा और फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुराहट दबाई। और खिजर, वो तो साकिन ही हुआ था उसकी इस हरकत पे। इससे पहले कि वो उसे खुद से अलग करता, नजर दरवाजे में खड़ी नवाल पर पड़ी। नवाल, खिजर के लब से निकला। इस बार तो हारिब भी खड़ा हुआ था, जबकि ग्रैंडपा को नवाल नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि दरमियान में खिजर और उसके सीने से लगी टीना मोहतरमा थी। एक बार तो नवाल का दिल किया वो उल्टे पांव ही मुड़ जाए, लेकिन अगले ही पल वो आगे बढ़ी थी। टीना हूं मैं, नवाल नहीं, टीना ने उससे अलग होते मुस्कुराते कहा, क्योंकि वो समझी कि खिजर ने उसे गलती से कहा है। लेकिन खिजर की नजरें तो अंदर दाखिल होती नवाल पे थीं, जो कि अब आगे आते ग्रैंडपा से मिल रही थी। वो तो यहाँ हारिब से बात करने आई थी। कर उसके दिल में ऐसे ही ख्याल आया कि अबीरा और हारिब, और फिर वो अबीरा से बात भी करना चाह रही थी, लेकिन दरमियान में ही महविश ने टोक दिया। तो उसने सोचा पहले वो हारिब से पता कर ले, कहीं वो किसी और जगह इंटरेस्टेड हुआ तो। बस ये एक सोच उसे यहाँ खींच लाई थी। इस एक सोच में वो भूल गई कि अब तो खिजर भी होगा घर, और यहाँ तो कोई और ही सीन चल रहा था। ग्रैंडपा से सलाम लेते वो सोच रही थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता था और बहुत पड़ता था। खिजर से उसका निकाह हुआ था और उसे नहीं याद कि वो कभी खिजर के ऐसे सीने से लगी हो। हारिब की तरफ बढ़ते उसके जहन में यह ख्याल आया तो उसने चोर नजरों से खिजर को देखा, जो उसे ही देख रहा था। एकदम शर्म आई थी उसे।
शट अप नवाल, उसने खुद को कोसा। वो यहाँ अबीरा के लिए आई है, ये सोच आते ही वो हारिब की तरफ मतवज्जा हुई, जो अभी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। हारिब, मुझे आपसे बात करनी थी। उसने खिजर और टीना को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था, जबकि टीना तो अब ग्रैंडपा से मिल रही थी और उन्हें अपना तारुफ करवा रही थी। अभी हारिब ने घड़ी पे वक्त देखा और फिर खिजर को, जो कि अब जेबों में हाथ डाले खतरनाक हद तक संजीदा लग रहा था। जी, वो बोल के ग्रैंडपा की तरफ घूमी। ग्रैंडपा, हारिब को ले जाओ, मुझे इनके साथ लंच करना है। उसके दिल में न जाने क्या समाया, वो जोश से बोली थी, जबकि टीना ने हैरान होते खिजर को देखा। वो तो खिजर की वाइफ थी ना। ग्रैंडपा ने मुस्कुरा के उसे देखा। वो कितनी देर बाद तो खुद चल के आई थी और आज खुश भी थी। उन्होंने मुस्कुरा के सर इस बात में हिला दिया। खिजर ऐसे खड़ा था जैसे वो वहां था ही नहीं। हारिब ने खिजर को देखा, लेकिन वो नवाल को देख रहा था और नवाल हारिब का बाजू पकड़े खिजर को बगैर देखे उसके पास से गुजर गई। बदतमीज। खिजर को निहायत गुस्सा आया था और अब वो गुस्सा यकीनी तौर पे हारिब इब्राहिम पे ही निकलना था, जबकि टीना ने नवाल की पुश्त को घूरा। उसके आने की खुशी तो कहीं गुम ही हो गई थी। वो सब एक साथ दादी के इर्द गिर्द बैठे थे। ये रात का वक्त, खाना खाने के बाद चाय पीने तक वो एक साथ बैठते थे। दादी अपने तख्त पर बैठी थी और उनके पाँव के पास हमेशा की तरह नेहा थी। अदीब पास लकड़ी की कुर्सी पे बैठा था, जबकि अब्बू दादी के सामने चारपाई पे। अम्मी किचन में थी, उन सबके लिए चाय डाल रही थी। दादी अपने किसी दूर दराज के रिश्तेदार के गम सुनाने में मसरूफ थी। बस अम्मा, यही जिंदगी है, अम्मी ने ट्रे अब्बू की तरफ बढ़ाते कहा था। दादी नफी में सर हिलाते साथ तस्बीह फेर रही थी। जिंदगी में नशेबो फराज आते ही रहते दादी। बेरोजगार इंजीनियर ने अपना कप उठाते मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहा और किसी हद तक वो कामयाब भी रहा। हमारी जिंदगी में तो ना आए नशेब और फराज। चूंकि माहौल काफी संजीदा हो चुका था तो नेहा ने बात मजाक की तरफ मोड़ना चाही। कौन नशेब और फराज? दादी ने फौरन अपनी लाठी उठा के उसकी पसली में मारते आंखों पर लगे चश्मे के पीछे से घूरते कहा था। अपनी पसली को मसलते नेहा ने उनसे समझाना चाहा। अप एंड डाउन ग्रैंड माँ। अम्मी और अदीब ने मुस्कुराते बाद उन दोनों की तरफ देखा। अप एंड डाउन डार्लिंग ग्रैंडपा। अपनी पसली को मसलते नेहा ने उन्हें समझाना चाहा। अब्बू, अम्मी और अदीब ने मुस्कुराहट दबाते उन दोनों को देखा। वो दोनों रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। वो नवाल को बाकायदा घूरियां डाल रहा था, जो कि सुकून से उसके सामने बैठी आइसक्रीम खा रही थी। हारिब को यहाँ ले तो आई, लेकिन अब बात क्या करे? क्या डायरेक्ट पूछूं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? आइसक्रीम खाते हुए अपने दिल और दिमाग से सवाल पूछ रही थी। नवाल, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, दिल ने फौरन लताड़ा था। तुम भी कुछ सोच लो, नवाल ने दिमाग से कहा था। बहन जी, आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया मुझे, दिमाग ने फौरन उसे टका से जवाब दिया, जबकि आइसक्रीम वो मुसलसल खाते अंदर ही अंदर खुद से जंग लड़ रही थी। नवाल, हारिब ने दांत पीसते उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। जी, वो एकदम चौंक के उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। क्या था ये सब? उसने अबरू उचकाते हुए पूछा। क्या सब? नवाल को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। खिजर को अच्छा नहीं लगा मेरा ऐसे तुम्हारे साथ आना, तुम उसके निकाह में हो, हारिब ने मेज पे बाजू टिकाते कहा, क्योंकि उसे लगा था कि नवाल उसे झूठ बोल के लाई है। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो उससे कोई बहुत अहम बात करना चाहती हैं। मैं उनके निकाह में हूँ, ये बात मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, उनको भी बता देनी थी, नवाल ने आइसक्रीम एक तरफ करते उसे निहायत संजीदा होते कहा। हारिब की तैवरी चढ़ी। खुद कैसे लिपटे खड़े थे उस। नवाल टीना को कुछ गलत बोलते बोलते रुक गई। सामने हारिब था, अबीरा नहीं, जिसके सामने वो कुछ भी बोल देती। तुम्हें जेलसी हो रही है? हारिब ने 2 मिनट के बाद उसे कहा। नवाल ने नजर उठा के उसे देखा। मुझे क्यों होने लगी जेलसी? निहायत संजीदा थी वो। हारिब को उसके पल पल बदलते रूप समझ नहीं आते थे, क्योंकि वो खिजर नहीं था। खिजर होता तो वो जान लेता कि वो जेलस हो रही थी और बहुत ज्यादा हो रही थी। इसी जेलसी के चक्कर में वो हारिब को बाहर ले आई थी, वरना इरादा तो वो घर ही उससे बात करने का करके गई थी। लेकिन ये दिल भी ना क्या क्या करने पे मजबूर कर देता था। वो आइसक्रीम के कप में चम्मच घुमाते सोच रही थी। हारिब से क्या बात करनी है और कब करनी है, उसे इस मामले में पहले सोचना चाहिए, उसके दिमाग ने मशवरा दे दिया था। और हाँ सच, उसने अभी इस मामले को अल्लाह से डिस्कस तो किया ही नहीं, और फिर उसे क्या पता ये फैसला दुरुस्त होगा कि नहीं। वो दो जिंदगियां अपने दिल की मान के खराब नहीं कर सकती। इस मामले को सोच समझ के हल करना था, लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला ये था कि वो टीना मीना यहाँ क्या करने आई थी, ऐसे चिपक के क्यों खड़ी थी वो खिजर के साथ। मुसलसल सोचते वो कप में चम्मच को घुमा रही थी, जबकि हारिब उसे देख रहा था।
वो परेशान थी क्या? थी भी तो बताए ना, ऐसे अजीब रवैया क्यों रख रही थी? नवाल, उसने फिर से उसे मुखातिब किया। जो बात मुझे आपसे करनी थी वो अब नहीं करनी, चलें? वो एकदम खड़ी हो गई। हारिब उसे कभी नहीं समझ सकता था और यह बात उसे पता थी, इसलिए वो नफी में सर हिलाते उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अगर वो कह रही थी कि वह अभी बात नहीं करना चाहती, मतलब उसे बात नहीं करनी थी और हारिब को जबरदस्ती करना आता नहीं था। वो टीना को उसका कमरा दिखा के आया था। नीचे सीढ़ियां उतरे आया तो हारिब अंदर दाखिल हो रहा था, जबकि जिसके साथ वो गया था वो नहीं आई थी। ग्रैंडपा वहीं बैठे थे। खिजर सीढ़ियां उतर के एक तरफ खड़ा हो गया। हारिब उसके पास से गुजर के आगे जाने लगा तो उसने बेसाख्ता पूछा था, वेयर इज शी? उसके सवाल पे हारिब रुका। चली गई। हारिब ने उसे नहीं देखा बल्कि ग्रैंडपा को देखा था। खिजर 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। ग्रैंडपा उसे ही देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उनके कदमों के पास झुक के पांव के बल बैठा, अपना सर उनकी गोद में रखा था। मैं थक गया हूँ ग्रैंडपा, आई एम सॉरी। आहिस्ता आवाज में उसने सॉरी कहा। ग्रैंडपा ने उसके सर पे हाथ फेरा। प्लीज उसे कहे मुझे माफ कर देना, अब वादा करता हूँ कभी उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। उनकी गोद में मुंह छुपाते खिजर ने कहा, जबकि पीछे खड़े हारिब को वाकई ही उस पर तरस आया था। गलतियां करता था वो, लेकिन मान जाया करता था अपनी गलती, लेकिन मान जाने के बाद सुधारने की कोशिश वो हमेशा देर से करता था। ये एक आदत थी उसमें जो नवाल समेत किसी को पसंद नहीं थी। तुम्हारी गलती उसे छोड़ के जाना नहीं थी खिजर। ग्रैंडपा के कहने पे उसने सर उठा के उन्हें देखा था। उसे छोड़ के जाना तुम्हारी गलती नहीं थी, या यूं कहो कि इतनी बड़ी गलती नहीं थी। हारिब को देख के उन्होंने अपनी बात दोहराई। हारिब जो तब से खड़ा था जाके सोफे पर बैठ गया। तुम्हारी गलती उसे निकाह करके छोड़ के जाना थी, अब की बार हारिब बोला था। खिजर ने गर्दन घुमा के उसे देखा। अगर तुम ऐसे ही उसे छोड़ के जाते वो कुछ दिन गुस्सा करती और फिर शायद ठीक हो जाती। अब की बार ग्रैंडपा बोले थे। वो अभी भी उनके कदमों में ही बैठा था, लेकिन इस बार पांव के बल निकल गए थे। लेकिन निकाह करके उससे मिले बगैर उस पर हक रखते हुए उसे बेखबर रखना, ये गलती थी तुम्हारी। हारिब ने उसे बताया था कि वो कहाँ गलत था, और अब भी तुम यही कर रहे हो। ग्रैंडपा ने कहा, अब भी तुम अपनी गलती को छोटा ही मान रहे हो। उसके सामने झुकना पड़े तो झुक जाओ खिजर इब्राहिम, उसे मनाओ, वरना तुम्हारे पास सिर्फ उसे छोड़ देने का ऑप्शन रह जाएगा। हारिब ने शफाक अंदाज से उसे मामले की संगीनी का एहसास करवाया और ग्रैंडपा और हारिब अपने अपने कमरों में चले गए। वो वहीं बैठा रह गया था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। आज भी अपने ऑफिस में बैठे वो लैपटॉप पे मसरूफ था। उसके सामने उसका दोस्त बैठा था। तो वो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल टारगेट साबित हुई कि तुम्हें अपने वालिदैन ही भेजने पड़े, उसके दोस्त ने मजाक किया था। शहरोज की नजर लैपटॉप की स्क्रीन से घूम के उस पर पड़ी। वो सीधा होके बैठा। सामने वाले का जुमला उसे हजम नहीं हुआ था, या शायद लहजा। थोड़ी सी अहमियत, कुछ जुमले, नरम लहजा और जरा से लाड उठाते तो लड़की पट जाती। ब्रो, अभी से शादी के झंझट में क्यों पड़ना? दोस्त ने चाय का कप मुंह को लगाया था और बाहर केबिन के पास खड़े अदीब ने मुट्ठियां भींच के खुद का गुस्सा रोका। वो यहाँ शहरोज से मिलने आया था कि उसने वालिदैन भेजने से पहले उसे बताया क्यों नहीं, जबकि शहरोज आगे को हुआ। चंद जुमले, थोड़ा सा लाड, नरम लहजा, थोड़ी सी अहमियत। वो हल्का सा इस्तेहजाइया हंसा। यह सब उस पर असर नहीं करने वाले। वो उस घर की बेटी है जहां मर्दों का लहजा उसके मामले में बहुत नरम है, इतना नरम कि उसे बाहर वाले किसी मर्द से नरमी चाहिए ही नहीं। उसका भाई उसका दोस्त है, उसको बाहर किसी मर्द से अहमियत चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो अपने अब्बू की लाडली है। उसे मुश्किल टास्क होना नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता होना कहते हैं। उसने सामने वाले को कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था, और आइंदा उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि अभी वो मुझसे मंसूब ना सही मेरे दोस्त की बहन है और मेरे लिए काबिल एहतराम भी। बाहर खड़े अदीब ने लंबा सांस खारिज किया और मुड़ गया। अभी वो अंदर जाना नहीं चाहता था, जबकि अंदर अपने सामने बैठे दोस्त को चुप करवा के उसने अपनी तवज्जो लैपटॉप पे मरकूज कर ली थी, जबकि नजर तिरछी होकर बाहर की तरफ बढ़ते अदीब पे भी पड़ चुकी थी। लेकिन अदीब जा चुका था। ताश का एक और पत्ता गिर चुका था। नवाल अपने बेड पे बैठी थी। बेड की चादर पे हाथ फेरते वो किसी और ही जहां पहुंची हुई थी। पापा ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो चौंकी। आप? वो अपना दुपट्टा सेट करती हुई उठ खड़ी हुई। वो अंदर आ चुके थे। नवाल को वो बहुत अजीज थे और नवाल उन्हें क्या हुआ, उन्होंने नवाल को पास बिठाते सवाल पूछा। नवाल ने उन्हें देखा। बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती थी उनको कि वो उदास है, वो तो हमेशा ही बिन बताए समझ जाया करते थे। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। नवाल ने उंगली और अंगूठे के दरमियान थोड़ी सी जगह बना के उन्हें बताया।
थोड़ी सी, उन्होंने मुस्कुरा के पूछा। ओके, थोड़ी ज्यादा। नवाल ने उंगली और अंगूठे के दरमियान जगह को बढ़ा दिया। उन्होंने फिर उसे देखा। अब की बार नवाल ने काफी ज्यादा फासला बढ़ा के उन्हें बताया कि वो कम नहीं, काफी कंफ्यूज है। कंफ्यूज या परेशान? उन्होंने नवाल से पूछा, जबकि नवाल उनकी गोद में सर रखे लेट गई। पता नहीं ये परेशानी है या कंफ्यूजन। वो आंखें मूंद गई। वो उसके लिए माँ और बाप दोनों थे। वो उसका सर दबाना शुरू हो गए, हमेशा जैसे वो दबाते थे जब वो बीमार होती थी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो उनका हाथ पकड़ के थाम गई। सिर्फ एक छोटा सा काम। उन्होंने उसका हाथ चूम लिया। क्या? वो एकदम उठ के बैठ गई। भरोसा, उन्होंने मुस्कुरा के कहा। किस पे? नवाल का यह सवाल बनता तो नहीं था, लेकिन वो पूछ गई थी। किस पे करना चाहोगी? उन्होंने ऑप्शन रखा था उसके सामने। मतलब? नवाल उलझ गई। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं नवाल। आपको हर मामले में भरोसा ही करना होता है, लेकिन ऑप्शंस दो होते हैं। एक तो आप अपनी परेशानी खुद हल करने की कोशिश करें, इसका मतलब आपका अपने आप पे भरोसा। लेकिन दूसरा ऑप्शन नवाल से सब्र होना मुश्किल था। वो मुस्तरब थी। उस रात का भरोसा जिसमें बहुत मान हो कि वो है ना, सब अच्छा होगा अगर उसकी मर्जी से हुआ तो। दूसरा ऑप्शन आपका कोई भी हो सकता है। बाबा ने मुस्कुरा के बात पूरी की। और मेरे लिए तो वो कोई भी हमेशा अल्लाह ही रहे हैं। बस मुझे पता है, मुझे अब सिर्फ दुआ करनी है। अल्लाह चाहेंगे तो ठीक, वरना उसने कुछ और तो सोचा ही होगा, और वो कुछ और मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। वो एकदम जोश से बोली, क्योंकि पहेली हल हो चुकी थी, परेशानी खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल, वो मुस्कुराए थे। अब नमाज पढ़ लें। वो उसे नमाज का याद करवाने आए थे। वो उसे नमाज छोड़ने नहीं देते थे, ध्यान रखते कि कहीं वो नमाज में कोई कोताही तो नहीं कर रही। नवाल ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिला दिया। वो उसके सामने तैयार खड़ी थी। मैं भी चल रही हूँ। तैयार होके वो पूछ रही थी, अब भला वो मना करता अच्छा लगता। उसने सर इस बात में हिला दिया। ओके। मैं अपना पाउच लाई। वो तेजी से मुड़ के अंदर चली गई। सुबह सुबह का वक्त था। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं थी, लेकिन वो उठ गई थी क्योंकि उसे खिजर के साथ जाना था। हारिब, जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से आया था, अंदर दाखिल होते उसकी नजर उन दोनों पे पड़ी। दोनों ही तैयार थे कहीं जाने के लिए। हारिब ने रुक के खिजर को देखा। इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, हारिब के दिल ने गवाही दी थी। आप नवाल को आज यूनिवर्सिटी छोड़ आए प्लीज, मैं थक गया हूँ आज। नाइट ड्यूटी तो उसे रोज थका देती थी, लेकिन नवाल यूनी उसके साथ ही जाती थी। लेकिन अब खिजर कुछ करे ना करे, हारिब को ही करना था, तो एकदम उसने आज जाने से मना कर दिया। जबकि टीना रुक के हैरत से खिजर को देखने लगी। वो तो साइट देखने जा रहे थे, उन्हें प्रॉपर्टी डीलर से भी मिलना था। लेकिन हारिब, हम काम से जा रहे थे, टीना ने बताना जरूरी समझा। हारिब ने लंबा सांस खारिज किया। एक कदम वो खिजर के और करीब हुआ। नवाल से ज्यादा जरूरी है काम? उसने खिजर से पूछा, क्योंकि ये टीना का मामला नहीं था, ये खिजर का और नवाल का मामला था। खिजर ने नफी में सर हिलाया। नवाल इनकी जिम्मेदारी है मिस टीना। इनकी जिम्मेदारियां सिर्फ मैं इनकी गैर मौजूदगी में अदा करता हूँ। टीना को नरम लहजे में जवाब देता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और खिजर बाहर की तरफ। टीना फिर भी खिजर के पीछे ही गई थी। वो तैयार खड़ी हारिब का ही इंतजार कर रही थी। अब तक तो वो आ जाता था, आज क्यों नहीं आया? वो घड़ी पे वक्त देखती मुंह बना रही थी। आज तो क्लास भी जल्दी थी। वो यही सोच रही थी जब उस कार का हॉर्न सुनाई दिया। वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी। आज कार हारिब की नहीं थी, खिजर की थी। वो एकदम रुकी और फ्रंट सीट पे उसके पहलू में बैठी टीना मीना। एक बार तो नवाल का दिल किया कि उल्टे पैर पलट जाए। खिजर भी नवाल को ही देख रहा था। उसे नहीं याद वो कभी उसके साथ कार की पिछली सीट पे बैठी हो। लेकिन खैर, बहुत सी गैर मुतवक्का चीजें पहली बार भी तो होती है ना। एकदम वो आगे बढ़ी, कार का दरवाजा खोल के पीछे बैठ गई। चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। खिजर न जाने उसके मामले में ऐसा क्यों था, गलतियां कर देने वाला। वो चुपचाप बैठ गई। वो कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन ना जाने क्या हुआ, कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह शायद वो स्टार्ट करना ही नहीं चाहता था। क्या हुआ? टीना ने पूछा। डोंट नो, ये स्टार्ट नहीं हो रही, वो परेशानी से बोला। मैं कोशिश करूं? टीना ने पेशकश की। वो सर हिलाता उतर गया। टीना भी उतरी और दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, जबकि वो कार का पिछला दरवाजा खोल के नवाल के साथ बैठ गया था। टीना ने कार स्टार्ट की और वो स्टार्ट हो गई थी। नवाल ने हैरत से उसे देखा। वो आगे नहीं बैठी तो क्या हुआ, वो तो उसके पहलू में पीछे बैठ सकता था ना। नवाल को हैरान किया था उसने आज, जबकि टीना ने कार स्टार्ट करके बाहर की तरफ देखा, वो तो था ही नहीं। वो आगे वाली सीट पे कभी बैठा नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं होता मुझे। टीना के पीछे मुड़ के देखने पे उसने वजाहत की, जबकि नवाल को याद आया वो उसके साथ तो कई बार आगे बैठा है। टीना ने कार स्टार्ट की।
وہ خضر ابراہیم تھا، وہ غلطیاں کرتا تھا تو انہیں سدھار بھی لیتا تھا۔